हेलो दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एलटीजीआईसी हिस्ट्री के अंतर्गत तुगलक वंश। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्त, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोग गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश देख चुके हैं दोस्त। अब हम लोग देख रहे हैं दोस्त तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का फर्स्ट पार्ट देख लिए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक तक देख चुके हैं दोस्त। अब आइए देख लेते हैं दोस्त फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने दोस्त 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक शासन किया। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा, पर उसमें एक सफल शासक के गुणों एवं साहस दोनों का अभाव था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो प्रदेश दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गए, उन्हें पुनर्जीवित करने का भी उसने कोई प्रयास नहीं किया। उसने अकुशल, ढीले प्रशासन और कमजोर विदेशी नीति में दोषपूर्ण सैनिक संगठन के दुष्प्रभावों के परिणाम स्वरूप सल्तनत का तेजी से पतन और विघटन हो गया। प्रशासन के मामले में फिरोज शाह का दृष्टिकोण सस्ती लोकप्रियता अर्जित करना, उससे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रदत्त समस्त ऋणों को माफ कर दिया, दंड संहिता के संशोधन करके दंडों को अधिक मानवीय बनाया गया तथा सुल्तान को भेंट देने की प्रथा समाप्त कर दिया। आगे देख लेते हैं मित्र। आगे उसने उसने कर प्रणाली को धार्मिक या महजबी स्वरूप प्रदान किया और कम से कम 13 प्रचलित करों को समाप्त करके इस्लामिक शरीयत कानून द्वारा अनुमति प्राप्त केवल 4 करों खराज, जकात, जजिया और खुम्स को आरोपित किया। अपने मजहबी उत्साह अथवा धर्मनिष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। नहर प्रणाली के निर्माता के बाद उसने उलेमा की स्वीकृति के पश्चात सर्व नामक सिंचाई कर भी लगाया, जो भूमि की उपज का 10% होता है। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। फिरोज शाह तुगलक ने नियंत्रणाधीन फलों के 1200 बाग लगवाए। उसने सरकारी पदों, सैनिकों और असैनिकों को वंशानुगत बनाया तथा अधिकतर सैनिकों को वेतन के बदले जागीरें देने की प्रथा को पुनर्जीवित किया। फिरोज शाह तुगलक ने साम्राज्य के विस्तार के लिए कोई भी सैनिक अभियान नहीं किया। उसके द्वारा स्थापित 3 प्रसिद्ध नगर थे, हिसार, फिरोजा जौनपुर और दिल्ली में फिरोजाबाद। जौनपुर की स्थापना उसके भाई जौना खां की स्मृति में की गई। फिरोज ने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने पुत्र अथवा उत्तराधिकारी फतेह खान का नाम अंकित करवाया। धार्मिक वर्ग की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए उसने जगन्नाथ मंदिर को हानि पहुंचाई। ज्वालामुखी मंदिर को संस्कृत के कुछ पुराने दस्तावेज दिल्ली लाया। अगला देख लेते हैं दोस्त, आइए। मोहम्मद बिन तुगलक के खोए हुए प्रदेशों को वापस लाने के उद्देश्य से फिरोज ने बंगाल तथा सिंध पर सैनिक अभियान किया, किंतु असफल रहा। वह कांडला के दुर्ग पर ही आक्रमण किया, किंतु उसे वहां भी सफलता नहीं मिली। अफीफ के अनुसार सल्तनत के इतिहास में सिंध का अभियान सर्वाधिक कुप्रसिद्ध व्यवस्थित सैनिक अभियान था। सिंध सैनिकों द्वारा पीछा किए जाने पर यह कहावत प्रसिद्ध हो गई, देख शेख प्रथा सूफी अब्राहिम शाह का कमला एक तुगल, मोहम्मद बिन तुगलक मर गया, दूसरे को जरा संभाल। फिरोज शाह ने दिल्ली पहुंचते ही एक महत्वपूर्ण घोषणा की। सभी अफसरों को सिंध अभियान में मारे गए उनकी जागीरें उनके उत्तराधिकारी के नाम वगैरह किसी भी शर्त और अस्थायी तौर पर प्रदान कर दी जाए। अफीम के अनुसार सुल्तान ने एक घुड़सवार को अपने खजाने से एक टंका दिया ताकि यह रिश्वत लेकर अर्ज में अपने घोड़े को पास न करवा सके। आगे देखते हैं दोस्त। आगे ख्वाजा शेहाबुद्दीन ने एक अनुमान के अनुसार फिरोज सरकार की वार्षिक आय 6 करोड़
75 लाख टंका थी, जबकि अकेले सेना मंत्री वजीर, जिसे अपना प्रारंभिक तौर सुल्तान के एक दास से प्रारंभ किया, के पास 13 करोड़ टंका धन दौलत था। सुल्तान पहला सल्तनत कालीन शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। फिरोज तुगलक के समय में इजारेदारी को पुनः बढ़ावा दिया गया। उसने सैनिकों के पदों को वंशानुगत बनाकर सैनिकों की योग्यता की जांच करने के सरकारी अधिकार को तिलांजलि दे दी। शम्स-ए-सिराज अफीम ने तारीख़ फिरोजशाही लिखा कि सुल्तान ने इस आशय का आदेश पारित किया कि यदि कोई सैनिक वृद्धावस्था के कारण घोड़े पर सवारी करने के लिए सक्षम हो गया तो वह अपने एवज एवं स्थान पर अपने एडजस्ट के रूप में अपने पुत्र पुत्री न होने पर दामाद और यदि दामाद भी न हो तो अपने गुलाम को सेवा के लिए भेज देता था, तो ऐसे वृद्ध का अक्षम सैनिक से सेना में सेवारत करना माना जाएगा। फिरोज द्वारा लिखित फुतुहात फिरोजशाही में लिखा है कि जब कोई पदासीन या शासकीय सेवारत व्यक्ति मर जाता है तो उसका पद और तद संबंधी वेतन भत्ते उसके पुत्र को प्रदान कर दिए जाते हैं और उसके पुत्र की प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाती है। आगे देख लेते हैं भैया अगला। इस काल में भवन निर्माण को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हांसी तथा सिरसा के क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों की खुदाई शुरू हुई है। एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर के पास तथा दूसरी यमुना नदी के सिरमौर के पास खुदाई की गई है। यद्यपि उसके पानी से शाही महल की स्थापना पूरी की गई तथा इन नगरों से 180 मील पूर्व पंजाब के प्रदेश को सिंचित किया गया। फिरोज एक रोजगार दफ्तर स्थापित किया जो बेकार व्यक्तियों को कार्य दिलाता था। उसने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया जो मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज का पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों का उलेमा वर्ग से राज्य के शासन में प्रधानता प्रदान की। उसकी धार्मिक नीति धर्मांध और असहिष्णुता की रही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के अनुसार फिरोज इस युग का सबसे महान धर्मांध और क्षेत्र में सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का अग्रज था। फिरोज ने अपने को खलीफा का नाइब पुकारा और अपने सिक्कों पर कलमा खलीफा नाम अंकित करवाया। हेनरी इलियट और एलिफिंटन ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा है। वह प्रथम सुल्तान था जिसने विजयों तथा युद्धों की तुलना में अपने प्रजा की भौतिक उन्नति को श्रेष्ठ स्थान दिया। शासन के कर्तव्यों को विस्तृत किया गया। इस्लाम धर्म को राज्य शासन का आधार बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने ससगनी 6 जीतल का नामक सिक्का चलाया। अफीम के अनुसार सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ससगनी 6 जीतल का सिक्का चलाया। अफीम के अनुसार सुल्तान ने श्रद्धा और विख नामक तांबा और चांदी निर्मित सिक्का चलाया। फिरोज को इतिहास एवं चिकित्सा शास्त्र में रुचि थी। संस्कृत में लिखे गए ग्रंथों का उसने फारसी में अनुवाद कराया। फिरोज का मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। अगला देख लेते हैं दोस्त। आइए नेक्स्ट फिरोज खान के उत्तराधिकारी के बारे में आइए जान लेते हैं दोस्त। तो फिरोज के उत्तराधिकारी उसका पौत्र तुगलक शाह था जो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। अपने राज्यारोहण के 2 वर्ष के भीतर ही वह
षड्यंत्रों का शिकार हो गया। अगले 5 वर्षों के दौरान 3 शासक अबू बकर मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पर बैठे। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी तक सिंहासनारूढ़ हुआ, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक नासिरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर 1398 ईस्वी में भारत का आक्रमण किया था। तैमूर का आक्रमण तुगलक वंश एवं दिल्ली दोनों के लिए मरणांतक आघात सिद्ध हुआ। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु से पूर्व लोग व्यंग पूर्वक कहा करते थे कि शाह की सल्तनत दिल्ली से पालन तक फैली हुई है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तुगलक वंश का साम्राज्य भारत में सबसे अधिक था। गयासुद्दीन तुगलक के समय से दक्षिण के राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने की नीति अपनाई गई है। तुगलक वंश के पतन का मुख्य कारण फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता थी। महमूद के तत्काल बाद दौलत खां शासक बना। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख वीडियो। उम्मीद है हमारा प्रयास ठीक लगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।